हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं अभी फलन नाम के अध्याय या संबंध और फलन नाम के अध्याय के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी फलन। मतलब आज शुरू करेंगे फलन पढ़ना। फलन होता क्या। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं उसके पहले आपने जितनी क्लासेस की और उसके बाद भी आप जितनी क्लासेस कक्षा 11वीं और 12वीं में करेंगे वो सभी मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको मुफ्त पढ़ाई जा रही है। इन क्लासेस को पढ़ने के लिए या 11वीं 12वीं के अलावा 6ठी से लेकर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी क्लास आप पढ़ते हैं, इन क्लासेस के अलावा इन क्लासेस को करने या पढ़ने के लिए आपको कहीं पर भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना होता है। आपको कहीं कोई पैसे नहीं देने या नहीं आपको ये बोला जाएगा कि इतना पढ़ने के बाद आपको अब पे करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। ना ऐसा बोला जाएगा कि यहाँ पर ये फ्री क्लास है, आपको अगर और अच्छे से पढ़ना है तो पैसे देकर पढ़िए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ते रहना है, वो भी मुफ्त में मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यार। हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार बने हुए हैं। मैं बहुत सारे बच्चों के लिए नया हूं, बहुत सारे बच्चों के लिए पुराना हूं और बात कर रहा हूं फलन के बारे में। फलन आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, एक फलन मतलब फंक्शन बेसिकली ना। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो फंक्शन, और अगर मैं फंक्शन शब्द बोलता हूं तो हमारे दिमाग में कुछ एक शादी वाला फंक्शन है, बर्थडे पार्टी, ऐसी कोई चीजें आ जाती है। हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं। तो वो फंक्शन क्यों किया जाता है? ऑर्गेनाइज किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। शादी है तो शादी उद्देश्य है, बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी उद्देश्य है, गेट टुगेदर है, दोस्त से मिलना है, ये करना है। उसके अलावा आप किसी एक मशीन के बारे में सोचिए। उस मशीन का एक काम है, हर एक मशीन का एक काम है, हर मशीन का अलग अलग काम है, पर एक काम सबका है और काम यह है कि आप उस मशीन में कुछ इनपुट देंगे, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। फंक्शन का भी काम यही है। लेकिन अभी हम उतने लेवल तक नहीं जा रहे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि संबंध से किस तरह फलन बनता है। आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बन जाना चाहिए। पहले आया समुच्चय, समुच्चय से आया कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन के साथ हमने क्रमित युग्म भी पढ़ा था। उस कार्तीय गुणन से निकला संबंध, अब निकलेगा संबंध से फलन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात करेंगे फलन के बारे में। तो एक छोटी सी स्टेप यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, आपके लिए काम की भी है, कि हम पहले समुच्चय के बारे में बात करते हैं और समुच्चय में हम सभी तरह के समुच्चय पढ़ते हैं, रिक्त और अरिक्त, है ना। मतलब बेसिकली मैंने सारे समुच्चयों को दो तरीके से तोड़ दिया है। एक तो है रिक्त वाला जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और दूसरा है अरिक्त, मतलब जिसके अंदर कुछ तो हो, भले एक अवयव हो, दो अवयव हो, 10 अवयव हो। उसके बाद यहां पर मैंने समुच्चय से कार्तीय गुणन पढ़ाया कि कार्तीय गुणन था क्या, और कार्तीय गुणन पढ़ाते समय मैंने रिक्त अरिक्त वाली समस्या को सिर्फ अरिक्त बोला। मतलब जब मैं कार्तीय गुणन पढ़ रहा था तब मैं बोल रहा था कि समुच्चय अरिक्त होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, अच्छा ठीक है। यह करने के बाद हमने बात की थी संबंध की, और संबंध में भी हम चूंकि कार्तीय गुणन के उपसमुच्चयों को हम संबंध कहते हैं तो वो भी अरिक्त होना चाहिए। अब संबंध से हम पहुंच जाते हैं फलन पर। इसका मतलब अगर हम फलन बना रहे हैं तो बशर्ते कि संबंध पहले ही बन चुका है ना। अगर हम फलन बना रहे हैं तो यह बात सत्य है कि संबंध पहले ही बन चुका है। अब हम फलन के बारे में बात करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ कुछ फलन बताता हूं, कुछ कुछ संबंध बताता हूं और आपको समझाऊंगा कि उस संबंध से किस तरह से फलन बनाया जा सकता है। ए बी और भी ए बी और भी ए बी, और ए बी के बाद यहां 1 2 3 4, यहां भी यहां 11 12 13 ले लेते हैं, और यहां पर भी वही 1 2 3 4, यहां पर भी 11 12 13 14, ठीक है। और यहां पर भी 1 2 3 4, यहां पर भी 11 12 13 14। अभी मेरी बात सुनना ध्यान से।
ये पहला है, ये दूसरी आकृति बनाऊंगा मैं, ये तीसरी आकृति बनाऊंगा मैं। और मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, 1, 2 और 3, क्या ये तीनों संबंध है? हाँ, क्यों? रिक्त संबंध है, ये भी रिक्त है, वो भी रिक्त है, भी रिक्त। कोई किसी से कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। अब अपन बनाने की कोशिश करते हैं संबंध। देखो क्या है, 1 जुड़े 12 से, 2 जुड़े 13 से, 3 जुड़े 14 से, है ना, 4 जुड़ गया 11 से। एक संबंध है, ऑटोमेटिकली कुछ संबंध है, ठीक है। 1 जुड़ा 11 से, 2 जुड़ा 12 से, 3 13 से, 4 14 से, और 4 फिर जुड़ गया 13 से, ये भी संबंध है, ठीक है। और क्या हो सकता है? और ऐसा हो सकता है कि 1 11 से जुड़ा, 2 12 से, 3 13 से, और 1 भी 14 से जुड़ गया, है ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ, इसके अलावा एक और केस हो सकता है। अपन पहले चारों केस को बना लेता हूं मैं। चारों केसेस के बारे में आप लोगों से फिर बाद में पूछूंगा ना, मतलब जवाब खैर आप लोग नहीं दे पाओगे, लेकिन समझ जरूर जाओगे। 11, 12, 13 और 14, देखना ध्यान से। 1 11 से जुड़ा, 2 12 से और 3 13 से जुड़ा, ठीक है। ये 4 अलग अलग तरह के 2 समुच्चयों पर संबंध है। जिन 2 समुच्चयों से ये बनाए गए हैं, समुच्चय कौन सा है? एक समुच्चय जिसके अंदर 1 2 3 4 नाम के अवयव है, एक दूसरा समुच्चय है 11 12 13 14 जिसके अंदर 4 अवयव हैं। तो टोटल इसके 2 की घात 16 उप समुच्चय होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 अवयव, इसके अंदर 4 अवयव, दोनों के कार्तीय गुणन के अंदर 4 गुणा 4 मतलब 16 अवयव। और अगर किसी कार्तीय गुणन में 16 अवयव है तो संबंधों की संख्या 2 की घात 16, तो कुल 2 की घात 16 उप समुच्चय होंगे। मतलब 2 की घात 16 भिन्न भिन्न समुच्चय हो सकते हैं। क्या 2 की घात 16 मैं बना सकता हूं? सारे तो नहीं बना सकता, 2-4 बना लिए। ये सारे संबंध हैं। अब किसी संबंध को फलन बनने की सिर्फ दो कंडीशन है। अब आप ऐसे समझो कि ए से ए का हर अवयव बी के अवयव को तीर मार रहा है ना। ए का हर अवयव बी के हर अवयव को तीर मार रहा है। तो ए का, पहली बात तो कि ए का हर अवयव तीर मारना चाहिए। मतलब ए में कोई भी ऐसा योद्धा ना हो जो युद्ध ना कर रहा हो। 4 यहां पर युद्ध नहीं कर रहा है। एक बात मेरी ध्यान से और लिख लो, ये चारों संबंध हैं, पर चूंकि इस संबंध में 4 युद्ध नहीं कर रहा है, ये फलन नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन होगी कि किसी भी संबंध को फलन बनाने के लिए जहां से संबंध शुरू हुआ है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी के साथ जुड़ा हो। मतलब हर एक अवयव की बी में एक प्रतिबिंब हो। 1 का प्रतिबिंब 11, 2 का प्रतिबिंब 13, 3 का प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब 12, 3 का 13, 4 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि समुच्चय ए का या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, किसी भी संबंध को फलन बनाने के लिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, अपन ने बनाया, इसी वजह से ये संबंध नहीं है। उसके बाद यह फलन नहीं है, संबंध तो है। ए का एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, हर अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। किसी भी अवयव के 2 या उससे ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक आदमी तीर मार के 2 आदमियों को मार गिराए। एक तीसरे वाले केस में 11 पे भी तीर मार रहा है, 14 पे भी तीर मार रहा है, 1 के 2 प्रतिबिंब हो गए, इसीलिए ये भी फलन नहीं है। बस ये 2 केस हैं जो एक संबंध को फलन बनाते हैं और संबंध को फलन नहीं बनाते हैं। तो अब मोटी मोटी बात ऐसी है, इन दोनों को क्लब करके अपन बात करते हैं। ये 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि ए के हर अवयव से तीर निकलना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ए के हर अवयव से सिर्फ एक तीर निकलना चाहिए। यहां से 2 तीर निकल गए थे, यहां से भाई साहब से एक भी तीर नहीं निकला था। तो अब मैं साफ साफ भाषा में कहूं कि ए समुच्चय के हर अवयव से सिर्फ एक तीर निकलना चाहिए, और हर अवयव से निकलना चाहिए। जो अवयव, जहां तीर नहीं निकला फलन नहीं है, जहां तीर निकला फलन है।
अब तीर निकलने नहीं निकलने को अपन किताब में तो नहीं लिखेंगे कि तीर निकला नहीं निकला, हम ऐसे ऐसे कहेंगे कि चूंकि 4 अवयव का जो कि समुच्चय ए का एक अवयव है, बी समुच्चय में कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए संबंध नहीं है। एक नाम का जो अवयव है उसके 2 प्रतिबिंब है, इसलिए संबंध नहीं है। ठीक ठीक है भाई साहब। तो मतलब चलो 1 2 3 4, ठीक, यहां पर भी ये समस्या है, तो यहां पर भी ये फलन नहीं है, है ना, इसकी वजह से ये फलन नहीं है। क्या ये चीज फलन है? बिल्कुल फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं, क्या पहला वाला फलन है? हाँ, पहला वाला फलन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला वाला फलन है, क्योंकि ए के हर अवयव से सिर्फ एक तीर निकल रहा है और हर अवयव से निकल रहा है, तो ये तो फलन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इतने से केस है भाई साहब। तो किसी भी संबंध को फलन बनने के लिए परिभाषा ये कहती है कि ए समुच्चय का हर अवयव, प्रत्येक अवयव बी में अपना एक प्रतिबिंब लेकर चल रहा हो। ठीक, चलिए तो फिर एक सवाल का जवाब आप फटाफट कमेंट करके दीजिएगा। मैं एक छोटा सा फलन बनाता हूं, संबंध बनाता हूं। वैसे ये फलन है या नहीं है ये तो आप डिसाइड करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है, 10 20 30 40। 1 और 2 दोनों 20 से कनेक्ट हो गए, 4 और 3 दोनों 30 से कनेक्ट हो गए। क्या ये फलन है, हाँ या नहीं? फटाफट कमेंट करो। आप लोग जितना कमेंट करोगे उतना मुझे पता चलेगा कि हाँ आप समझे बात को, नहीं समझे। ठीक है, अगर ये एक संबंध, देखिए वास्तव में संबंध तो है, तो मैं इसको ये तो लिखूंगा कि ये एक संबंध है ए से लेकर बी में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये एक फलन है? तो ये एक फलन है। अब सर आपने अभी तक तो बताया, और फलन को हम लोग इस तरह से निरूपित करते हैं, इसे बोलते हैं फलन, ऐसे लिखा जाता है। फलन है मतलब ए से बी में गया, और बाकी क्या होगा, फलन ए से बी जाएगा तो 1 20 से जुड़ा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 1 जो है वो 20 से जुड़ा, ठीक है, 2 जो है वो भी 20 से जुड़ा, ठीक है, 3 जो है वो 30 से जुड़ा, और 4 भी 30 से जुड़ा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। अच्छा, जो फलन है वो संबंध तो है, तो अगर मैंने बोल दिया कि ये एक फलन है तो इसका मतलब ये संबंध तो है। अब ये फलन क्यों है? मैंने फिर से कहा कि फलन की परिभाषा पर ध्यान दो, जो मैंने आपको अपनी भाषा में बताई। ए के हर अवयव से सिर्फ एक तीर निकलना चाहिए। ए के हर अवयव से एक तीर निकल रहा है, वो बी में कहां जा रहा है इस बात पर टेंशन नहीं है। बी में जा रहा है ना, बी में किसको मार रहा है किसको नहीं मार रहा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ए के हर अवयव से एक तीर निकल रहा है ना, ए के हर अवयव से तीर निकल रहा है, तो फलन है। हमें इसको देखना है यार, हमें इसको नहीं देखना इस पे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो अलग का, वो फलन के प्रकारों में काम आएगा। लेकिन यहां पर ए के हर अवयव से सिर्फ एक तीर निकल रहा है, और हर अवयव से निकल रहा है, मतलब प्रत्येक अवयव जो ए के अंदर है उसका बी में एक ही प्रतिबिंब है, भले 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब में, चिंता की बात नहीं है। डन है क्या? चलिए तो अपन परिभाषा पर चलते हैं, वो हमें क्या कहती है। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है सर, 1 and only 1 इमेज, तभी हम संबंध कहेंगे, और यही कंडीशन है, इसके अलावा कुछ भी कंडीशन नहीं है। अगर मगर वाला काम यहां है नहीं, इतना ये कि सिर्फ एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। चलें आगे, चलिए ओके, मान लीजिए उदाहरण है पहला, या 10वां उदाहरण है, मतलब फलन पर पहला है, आपकी किताब के अनुसार 10वां है। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है कि r के अंदर x, y है, y बराबर 2x है। ठीक है, तो ये एक फलन है। बेसिकली इसको चेक करना है कि फलन है या नहीं है, तो ये फलन है। क्यों है? देखो,
आप x का मान क्या ले सकते हैं, तो x का मान देखिए प्राकृत संख्याओं पर परिभाषित है ना, तो प्राकृत संख्याओं पर परिभाषित आप ऐसे बहुत सारी प्राकृत संख्याएं आ जाएगी, नीचे अपन ने डॉट 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 लगा दिया, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन ने डॉट डॉट लगाए, ठीक है। तो a क्या, यहां x है यहां y है, तो x का मान जब 1 है तो y का मान 2 आ जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, 3 पे 6 आ जाएगा, 4 पे 8 आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। यहां से एक ही तीर निकल रहा है, सामने वाले को लग रहा है नहीं लग रहा, मतलब लग तो रहा है, नहीं लग रहा वाली बात नहीं है, सामने वाले को लगेगा, कहां लगेगा पता नहीं, लेकिन लगना चाहिए बस, है ना। चलिए, तो पहला उदाहरण तो यहां से क्लियर होता हुआ। ओके, नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि क्या यह फलन है या नहीं है। ठीक है, चलो देखो, मैं ना यहां पर आप दो चीजें देख सकते हैं, चीजें आपको ये देखनी है। पहले वाले में आप एक तो यह फोटो बना सकते हैं जो अपन ने बनाए, पहले वाले सवाल का फोटो बना लेते हैं। पहले वाले सवाल में क्या है, 2 1 से जुड़ा है, तो ये 2 है जो 1 से जुड़ा है, 3 है जो 1 से जुड़ा है, 4 है जो 2 से जुड़ा है। देखो A के मतलब जहां से शुरुआत कहानी होती है वहां के प्रत्येक अवयव से एक तीर निकला है ना, निकला है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने किसको लग रहा है पता नहीं, लेकिन एक एक तीर निकल रहा है, मतलब A के प्रत्येक अवयव 2 4 और 3 का एक प्रतिबिंब B में है और सिर्फ एक ही है, तो ये फलन है। चिंता की कोई बात नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, 2 2 2 4 3 3 4 4, देख लेते हैं एक बार। A समुच्चय मान लेते हैं, B मान लेते हैं, तो 2 2, तो 2 जुड़ा 2 से, 2 4, तो ये 2 फिर से किसी 4 नाम के अवयव से जुड़ गया, 3 3 और 3 जुड़ा 4 से, ऐसा कुछ है ना, 3 4 हो गया, 2 2 2 4 3 3 3 4, क्या, अच्छा 4 4 से जुड़ा है, 3 4 से, 4 4 से जुड़ा है, ओके, 4 जुड़ा है 4 से, तो 4 को 4 से भी जोड़ देते, ऐसा 4। क्या ये एक फलन है? नहीं। आप बोलोगे सर 2 जो है ना वो बहुत पराक्रमी योद्धा है, वो 2 लोगों को एक साथ तीर मार रहा है, ये संभव नहीं है, मतलब ये फलन नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूं निंजा टेक्निक, है ना। निंजा टेक्निक क्या है, ऐसी चीजों को पहचानने की, तुरंत 1 मिनट में आंसर दे दोगे। दूसरे सवाल को, मतलब जिसको चेक करना है कि फलन है या नहीं है संबंध, आप ध्यान से ये देखो कि किसी भी क्रमित युग्म में पहला अवयव समान है क्या, ठीक है। किसी भी क्रमित युग्म में पहला अवयव समान है क्या, 2 2 और 2 4 में पहला अवयव तो समान है, 2 2 2 4। अगर दूसरा अवयव अलग है, हालांकि रहेगा दूसरा अवयव अलग, अगर दूसरा अवयव अलग है तो यह संबंध फलन है ही नहीं है, यह फलन नहीं है। वैसे ना मैंने क्या बोला, आप ये देखिए कि किसी भी क्रमित युग्म में कोई दो क्रमित युग्म का पहला घटक समान है क्या, 2 2, उसके बाद दूसरा देखा 4 4, बराबर नहीं है ना, यह फलन नहीं है। और बता देता हूं ऐसे कुछ तरीके, ठीक है। किसी भी क्रमित युग्म का पहला घटक समान है क्या, 1 2 3 4 5 6, नहीं है तो यह फलन है। अगर पहला घटक समान नहीं है तो फलन है, चिंता की कोई बात नहीं। अगर पहला घटक समान नहीं है तो चाहो तो बना के देख लो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, 1 जुड़ा 2 से, 2 3 4 5 6 7 6 7, ये रहा, देख लो, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। यहां पर A के प्रत्येक अवयव से अगर ये A है और ये B है, एक तीर निकला है जो B को जा रहा है, और सिर्फ एक ही तीर निकला है, इससे ज्यादा नहीं निकला है, ठीक है सर। तो निंजा टेक्निक की मदद से हमने सवालों को हल करने की कोशिश की, और भी सवाल हल करेंगे कुछ, मतलब अब सवाल नहीं, कुछ लॉजिकल बातें। अब आप आते हो वास्तविक संख्याओं में। देखिए हमने समुच्चय बनाया था, 1 अवयव था, 2 अवयव था, 4 अवयव थे, 10 अवयव थे, दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने समुच्चय से कार्तीय गुणन बनाया था, है ना। कार्तीय गुणन से हमने बनाया था संबंध, संबंध से बनाया था फलन। इन सभी केसेस में जहां से शुरुआत हुई थी वो एक छोटा सा समुच्चय था,
मतलब 1 2 3 4 संख्याएं थी, 5 संख्या थी, 10 संख्या थी, 20 संख्या थी। अगर मैं कहूं कि सारी वास्तविक संख्याओं को लेकर एक समुच्चय है, जैसे मैंने कहा कि सारी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, तो सारी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है ना, सारी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, उन सभी में कितने अवयव होंगे? अनंत। उनमें अगर हम कार्तीय गुणन निकालने जाएं तो अनंत अवयव होंगे। उनसे हम अनंत संबंध बना सकते हैं और अनंत संबंधों में अनंत फलन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे संबंधों को क्या आप समुच्चय बनाकर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अनंत घटक होंगे, अनंत अवयव होंगे समुच्चयों के अंदर, फलन के अंदर। तो इसीलिए हम जब वास्तविक संख्याओं पर आते हैं, और हमें बेसिकली कक्षा 12वीं में वास्तविक संख्याओं वाले फलन ही पढ़ने हैं, तब हम बात करते हैं वास्तविक फलनों के बारे में। वास्तविक फलनों के बारे में जैसे मान लीजिए आपने लिखा था एक फलन है जो ए समुच्चय से बी समुच्चय तक गया, जैसे संबंध जाता था वैसे ही ए और बी कोई भी छोटे मोटे दो समुच्चय थे, है ना। ए मान लीजिए ऐसा है कि ए का मतलब है 1 2 3 और बी का मतलब था 10 9 और -3 भी मान लेते हैं, ऐसे भी चलता है, ऋणात्मक संख्या भी चलेगी। अगर ऐसा कहीं हो जाए, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा केस है जो अपन पढ़ के आ रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा कहीं हो जाए कि ये तो ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है, ए कुछ भी हो लेकिन बी जो है, बी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो जाए, ठीक है, बी क्या हो? वास्तविक संख्या हो जाए। अब वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय। सर वो कैसा होता है? तो वो ऐसा होता है कि b को अपन ने लिख दिया 2 से लेकर 4 तक, या फिर मान लो ऐसा लिख दिया कि b जो है वो -1 से 3 तक है। अंतराल पढ़े थे ना, अंतराल क्या थे? वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। या फिर आप b को वास्तविक संख्या का पूरा समुच्चय भी लिख सकते हैं, मतलब b का मान कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे फलनों को आप वास्तविक मान फलन कहते हैं। ऐसे फलनों को आप वास्तविक मान फलन कहते हैं, ठीक है। पहली लाइन में वही लिखा हुआ है। एक ऐसे फलन जिसका परिसर, ठीक है, परिसर मतलब b मान लेते हैं, ठीक है, परिसर कह दो या सहप्रांत कह दो, परिसर ही बात करेंगे मेनली मुद्दे की, का समुच्चय, परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपने फलन को ऐसा लिखा है a से b, और अगर आपने a से b फलन को लिखा और उसमें आपको पता चला कि a और b दोनों या तो रियल नंबर है या रियल नंबर के सबसेट है। अब इसको मैंने ऐसा लिख दिया, जो ये लिखा था ना इधर, उसको वैसा लिख दिया। रियल नंबर का सबसेट मतलब वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, मतलब a भी वास्तविक संख्या और b भी वास्तविक संख्या। तो ऐसे फलनों को हम वास्तविक फलन कहते हैं। अब वास्तविक मान फलन और वास्तविक फलन में अंतर क्या है देख लो एक बार फटाफट। वास्तविक फलन क्या मतलब है? प्रांत और परिसर दोनों के दोनों वास्तविक संख्या है। वास्तविक फलन का मतलब क्या है? प्रांत और परिसर दोनों के दोनों वास्तविक संख्या है, सह प्रांत भी वास्तविक संख्या है। और यहां पर वास्तविक मान फलन का मतलब है प्रांत का पता नहीं लेकिन परिसर वास्तविक संख्या है। चलिए, ये छोटे छोटे शब्द रहेंगे काम के। उदाहरण पे आते हैं। मान लीजिए n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और फलन जो है वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। मूल रूप से n का मतलब प्राकृत संख्याएं होता है, लेकिन सवाल है, बनाने वाले हैं, उन्होंने पहले बोल दिया कि आप n को प्राकृत संख्या ना लें, वो वास्तविक संख्या है। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि fx का मतलब है 2x + 1। अब इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं अपन। ये x क्या है? x वो संख्या है जिसका मान आप रखेंगे। तो fx क्या है? वो चीज है जो मान मिलेगा। यहां पर बात फिर से समझ में नहीं आई। मान लीजिए ये एक मशीन है,
आपने यहां से कुछ मशीन को पावर दिया, ठीक है, मशीन ने यहां से आपको कुछ बना कर दिया, तो ये x है और इस मशीन के द्वारा जो आपको मान मिलेगा वो fx है, ठीक है, और यहां फलन की परिभाषा है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपने x का मान 1 रखा, तो f1 का मतलब है, जो कि यहां पर पूछा हुआ है, 2 गुणा 1 प्लस 1 मतलब 3। f2 का मतलब 2 गुना 2 प्लस 1 मतलब 5। f3 का मतलब 6 और 1 7। f4 का मतलब 4 दूनी 8 और 1 9। f5 5 दूनी 10 और 1 11। f6 6 दूनी 12 और 1 13। f7 14 और 1 15। ऐसे ही मतलब सिंपल सिंपल सी बात है यार, कोई परेशानी की बात नहीं है। फलन पे मान निकालना है, आगे बढ़ते जाना है और अगला सवाल करना है। अब बात करेंगे कुछ फलन और उनके आरेखों के बारे में। अब जितने भी फलन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे वास्तविक फलन होंगे। वन बाय वन उनके बहुत सारे फलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे फलन हैं जो मुख्य रूप से हमें पता होने चाहिए, उनके आरेख भी पता होना चाहिए। अब आरेख क्या है, पहले मैं आपको इस पे जवाब दे देता हूं। देखिए, आप मुझे जानते हो, ठीक है, जो मुझसे पढ़ते हैं, आप किसी को बताओगे तो बोलोगे गणित वाले सर जो मैग्नेट ब्रेन से पढ़ाते हैं, समझ जाएंगे, 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपको किसी को मेरी व्याख्या करनी हो कि एक सर हैं जो मैग्नेट ब्रेन से पढ़ाते हैं, वो बोलेगा यार मैंने तो नहीं देखा, तो पहले तो उसको लेक्चर दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करवा के। फिर वो बोलेगा कि फिर आपने बोला कि देखो लंबे लंबे से सर हैं, तो और उसके उनके थोड़े हेयर स्टाइल ऐसी है और थोड़ी दाढ़ी रखते हैं, थोड़े गोरे गोरे से हैं, थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, समथिंग समथिंग ऐसा ऐसा कुछ, तो उसे समझ में नहीं आएगा। पर आपने अगर उसको मेरा फोटो दिखा दिया कि ये सर हैं, तो हो सकता है वो समझ जाए। तो आरेख बनाने के पीछे तात्पर्य ये है कि हम x और y अक्ष के बीच, x और y अक्ष के बीच संबंध की जो परिभाषा है उसको इस तरह से आरेखित कर दें कि हम बहुत सारी चीजें समझ पाए। आपने जन्म कुंडलियां देखी होगी, नहीं देखी होगी तो 2-4 साल के बाद देख लोगे, 4 5 6 7 साल के बाद जब आप शादी के लिए जाओगे, मतलब जब आपकी शादी होगी, उम्मीद करता हूं सबकी होगी। अब वहां पर एक जन्म कुंडली होती है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है, मतलब एक ग्राफ बना होता है, उस ग्राफ के अंदर सब लिखा होता है, मतलब सब चीजें होती है कि आपका जीवन में क्या घटित हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होना चाहिए, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ। मतलब पता नहीं वो कितना सही है कितना गलत है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ, आरेख की मदद से हम संबंध की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। उस जन्म कुंडली में जो हमारे घर पे हमारी बनी है, कितना सत्य है कितना असत्य नहीं पता, लेकिन फलन की आरेख के बारे में अगर फलन का आरेख बनाया जाए तो उसकी पूरी जानकारी, एक एक पॉइंट हम आरेख की मदद से पता कर सकते हैं। आपको कक्षा 11वीं और 12वीं में बहुत से आरेख पढ़ने हैं, बहुत से आरेख समझने हैं, बहुत से आरेख बनाने हैं। अगर आप 11वीं 12वीं में आरेख से डर जाओगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी, बहुत सारे सवाल बिना आरेख की मदद से आप नहीं कर पाओगे। छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, मान लो ये एक फलन है, मान लो इसका आरेख ऐसा है, यहां से शुरू होके वहां तक गया, बताओ क्या ये कहीं टूटा? नहीं टूटा। अच्छा, सबसे बड़ा मान इस पे ये वाला है, यहां पे सबसे ऊंचा पॉइंट है। हाँ सर, दो चीजें आपने निकाल दी, ये फलन सतत है, कहीं टूटा नहीं, और उसका उच्चतम वो वाला बिंदु है। अगर एक फलन ऐसा है, कितने बिंदुओं पर टूटा? 1 2 3, मतलब फलन सतत नहीं है। ये कक्षा 12वीं में एक टॉपिक आता है। तो अगर हमें आरेख पता हो और अगर सतत है या नहीं है निकालने की अलग तरकीब है, जहां से आप मतलब सूत्र लगा के निकालते हैं। लेकिन अगर आरेख पता हो तो आसानी से दे सकते हैं कि हाँ देखो 3 जगह पर फलन का आरेख टूटा है। बोले एक तो सर यहां टूटा है, एक यहां टूटा है और एक यहां टूटा है, हमको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इसको बनाने का या सिद्ध करने का बोलूं गणित के माध्यम से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। हम वहां पर लिमिट का प्रयोग करेंगे, सीमाओं का। लेकिन आरेख बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत से आरेख आपको कक्षा 12वीं के लिए भी याद रखने हैं। तो अभी से आप जो पढ़ रहे हो अब से, है ना, हालांकि जो पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी जरूर रखिए, उस कॉपी के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उसको लिख लीजिए और उसको ऐसा लिख लीजिए कि ये जो सर ने बोला है ये काम देगा, है ना। और जहां काम देगा मैं बोलूंगा कि काम देगा। बात करते हैं तत्समक फलन के बारे में। तो पहली चीज तो मैं आपको यह बोल देता हूं कि एक ऐसा फलन समझने की कोशिश करना, जब मैं संबंध लिखता हूं, है ना,
जैसे मान लीजिए मैंने लिखा संबंध एक ए से लेकर बी में गया, यह संबंध है। तो यहां पर इतना लिखने से मुझे एक चीज क्लियर होती है बस, कि यह संबंध का सहप्रांत है। क्या चीज क्लियर होती है? कि जो बी है वो संबंध का सहप्रांत है। ए के बारे में मैं नहीं बोल सकता कि ए प्रांत है या नहीं है। सहप्रांत से परिसर निकलेगा, वो हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा खुद के दिमाग से। लेकिन यहां पर प्रांत भी संबंध में सवाल की मदद से निकलता है। लेकिन जब मैं संबंध के बारे में लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक संबंध लिया, फलन लिखा है ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी लिखने में ये जो ए है या जो बी है वो तो सहप्रांत है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है ना। ये फलन है बेसिकली ना। फलन के अंदर ये जो पहला समुच्चय लिखा होता है ये प्रांत होता है। अगर ये प्रांत नहीं है तो ये फलन भी नहीं है। मतलब अगर ये फलन है तो ये पूरा का पूरा प्रांत है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। यहां ये प्रांत होगा, संबंध में ये नहीं बोल सकते, लेकिन फलन में ये प्रांत होगा ही होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कि इसका हर अवयव कनेक्ट होना चाहिए। अब जो जो अवयव कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे प्रांत में है, मतलब ये पूरा का पूरा ए समुच्चय प्रांत में है, मतलब पूरा का पूरा ए समुच्चय प्रांत है। ठीक है। अब ये जो संबंध लिखा है इसका मतलब क्या है? कि इसका प्रांत, ध्यान से सुनना, प्रांत वास्तविक संख्या है। आर का मतलब वास्तविक संख्या है ना। ठीक है। परिसर के बारे में बोलने से पहले अपन कुछ और बोलते हैं, सहप्रांत। अब सहप्रांत का मतलब दूसरा वाला समुच्चय। तो चूंकि प्रांत भी एक वास्तविक संख्या है, प्रांत पूरे के पूरे वास्तविक संख्या, सहप्रांत वास्तविक संख्या, परिसर सहप्रांत के अंदर से ही आता है, इसीलिए परिसर भी वास्तविक संख्या का ही उपसमुच्चय होगा। मतलब या तो पूरी वास्तविक संख्या होगी, ये बोला जाए कि सहप्रांत के अंदर से परिसर आएगा, मतलब पूरा का पूरा या तो आर आ जाएगा या फिर थोड़ा सा उसका भाग आ जाएगा, मतलब आर का उपसमुच्चय होगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले जब इन फलनों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसमें हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं पहली बात तो। ठीक है। अब इतना लिखा, अगर लिखा तो आगे बढ़ते, अगर नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो। दूसरा, तत्समक फलन को परिभाषित करते हैं, जो fx है ना वो सदैव x के बराबर है। मतलब अगर आपने x का मान 0 रखा तो fx का मान 0, अगर आपने x का मान 1 रखा तो fx का मान 1, अगर आपने x का मान 2 रखा तो fx का मान 2, अगर आपने x का मान 3 रखा तो fx का मान 3, अगर आपने x का मान 10,000 रखा तो fx का मान 10,000। इतनी बात ठीक है। यह तत्समक फलन की परिभाषा है। मतलब जो भी x का मान है वही फलन का मान है। मतलब फलन की जो मशीन है वो वास्तव में कुछ नहीं कर रही, जो आपने x दिया वही आपको वैसा का वैसा दे रही है। ठीक। अब समझने की बात यहां थोड़ी सी ये है कि हम fx को कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, माना जो fx है ना उसको डिनोट कर दो y से। मतलब ये x और y को डिनोट कर दिया, मतलब fx का मतलब y है, तो ये बन जाता है y बराबर x। fx को y लिखने से का तात्पर्य ऐसा है कि जब मैं इसका आरेख बनाता हूं तो ये वाला अक्ष तो x अक्ष हो जाता है। ये वाला जो अक्ष है वो कौन सा अक्ष है? ये वाला x अक्ष है। ये जो y अक्ष है ना, y अक्ष पर ही मैं फलन के मान लिख दूंगा। मतलब इस पर अपन fx के मान लिख देंगे और इस पर x के मान लिख देंगे। जैसे आपने कक्षा 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, तो एक तो y अक्ष था, दूसरा ऐसा x अक्ष था। ठीक है। तो x अक्ष का मान तो यहां पर भी आपके पास है, लेकिन y अक्ष की जगह अभी कौन लिखा गया है? fx लिख दिया गया है। मतलब fx का मतलब y ही है। ठीक। अब इसका जो आरेख है वो कुछ इस तरह से होता है, सीधा एक सरल रेखा होती है। y बराबर x का आरेख आप बना सकते हैं क्या? अगर मैं सरल रेखा बनाने का बोलूं तो कक्षा 10 में बनाइए कि x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1। तो एक ऐसी रेखा जाती है सीधी, ये इसका आरेख है, y बराबर fx।
ये ध्यान रखना कैसी रेखा जाती है, सीधी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के माध्यम से। कुछ कुछ चीजें यहां ध्यान रखने की, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये प्रथम चतुर्दांश होता है, ये द्वितीय चतुर्दांश होता है, ये तृतीय चतुर्दांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्दांश होता है। हम बोलते थे ना ऐसे ही, प्रथम चतुर्दांश, द्वितीय चतुर्दांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्दांश। तो ये जो रेखा है वो प्रथम और तृतीय चतुर्दांश से निकलती है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण यहां बनाती है, 45 डिग्री का कोण यहां बनाती है, यहां पर भी 45 डिग्री का और यहां पर भी 45 डिग्री का। ये चीजें अपन देखेंगे सरल रेखा नाम के अध्याय में। इसे बोला जाता है कि यह धनात्मक एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसका आरेख है, ठीक है। तो इसका प्रांत क्या होगा, ठीक है। तो प्रांत पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। प्रांत होता है इसका सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। ऐसा क्यों, कुछ नहीं करना। प्रांत अगर निकालना हो ना तो ये जो आरेख है ना, इसको एक्स अक्ष पे नीचे फेंक दो। और अगर वो समझ में ना आए तो बढ़िया तरीका है, आप ये सोचो कि आप x का मान क्या क्या रख सकते हो। आप x का मान दुनिया की सारी संख्याएं रख सकते हो, तो प्रांत यहां पर सारी संख्याएं होगी, ठीक है। परिसर क्या होगा, तो परिसर भी दुनिया की सारी संख्याएं ही आएगी। तो परिसर जो है वो भी दुनिया की सारी संख्या यहां पर होने वाली है। इतनी भी बात उम्मीद है आपको क्लियर होगी। ओके, यहां पर कुछ और चीजें भी हम देख सकते हैं। टॉपिक ऐसा हो सकता है कि प्रांत हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया की सारी संख्याएं हो सकती है ना। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ प्रांत पता करने की विधियां बता देता हूं, शायद आपको वो क्लियर हो जाए। अगर ये चीज आपने लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तत्समक फलन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तत्समक फलन थोड़ा सा आपको काम भी देगा, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं प्रांत पर थोड़ी सी। अगर अपन वास्तविक मान फलन पर बात करें, किस पर बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं वास्तविक फलनों के बारे में। कौन सा फलन, वास्तविक फलन ना, वास्तविक फलन। वास्तविक फलन में प्रांत कैसे निकाले ये देखना। प्रांत निकालने के लिए सिर्फ दो चीजों के बारे में सोचना होता है। अगर वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए a, कुछ भी a नाम की संख्या, मतलब a नाम की संख्या है या एक्सप्रेशन है, बहुपद है, कुछ भी है, अगर वो वर्गमूल के अंदर लिखा है तो या तो वो शून्य होना चाहिए या वो धनात्मक होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा लिखा हो कि वर्गमूल के अंदर x-3, तो ये जो x-3 है ये या तो शून्य हो या धनात्मक हो, मतलब x जो है वो 3 से बड़ा हो। इसे आप अंतराल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि x 3 से लेकर अनंत तक जाएगा, 3 के बराबर हो सकता है, अनंत के बराबर तो कुछ नहीं। 3 से बड़ा कहां तक, अनंत तक। अब क्या मैं 3 से छोटा x नहीं रख सकता, रख के देख लो। आप 3 से छोटा 2 रख के देख लो, तो 2 रखा तो 2 - 3 -1, -1 ऋणात्मक संख्या है। वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आती, वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आती। दूसरा लॉजिक यह है कि जो भी चीज हर में लिखी हो, किसी भी संख्या क्या, किसी भी बहुपद के हर में अगर एक बहुपद लिखा हो तो कभी भी वो शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर आपको लिखा जाए x-4 लिख दिया मान लो, तो x-4 लिख दिया तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि x-4 कभी शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब x कभी भी 4 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम प्रांत निकालते हैं। अभी आपको इतनी जरूरत पड़ने वाली है, और भी पड़ेगी। इन दोनों पर अपन एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, दोनों के ऊपर उपस्थित है ना, दोनों चीजें कवर हो जाएगी। सवाल है कि आपको एक फलन दिया गया है fx ऐसा, जिसके अंदर ऊपर वर्गमूल में लिखा है x-6 और यहां पर लिखा है x-10। बताइए इसका प्रांत क्या होगा। तो जब मैं प्रांत निकालूंगा तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात रहेगी कि जो भी संख्या वर्गमूल में है वो सदैव अऋणात्मक रहनी चाहिए। इसे कहा जाता है अऋणात्मक। अऋणात्मक मतलब या तो वो धनात्मक हो या शून्य हो, पर कभी ऋणात्मक ना हो। अऋणात्मक लिखने का मतलब यही है, या तो वो धनात्मक हो या शून्य हो। शून्य होगी चलेगा, धनात्मक होगी चलेगा, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x जो है वो 6 से बड़ा
या 6 के बराबर होना चाहिए। पहली बात तो यह है। साथ ही साथ जो चीज हर में लिखी है वो कभी शून्य नहीं होनी चाहिए, मतलब x का मान कभी भी 10 नहीं होना चाहिए। x का मान 10 होगा तो ये शून्य हो जाएगा। अब दोनों को मिलाने की कोशिश करो। दोनों को मिलाने की कोशिश करी तो क्या बोल रहा कि x 6 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, अगर x 6 से बड़ा है तो 6 से कहां तक, अनंत तक बड़ा है। हां, पर उसमें 10 नहीं होना चाहिए, तो 10 को मैंने एक समुच्चय बनाकर हटा दिया। 10 को क्या किया, एक समुच्चय बनाया जिसके अंदर 10 है। अच्छा क्यों? क्योंकि ये भी एक समुच्चय है। समुच्चय में से एक समुच्चय हटाना पड़ेगा, तो समुच्चय में से 10 को हटाना है, तो हमने एक समुच्चय बनाया जिसके अंदर 10 नाम का अवयव है, जो एकल समुच्चय है, हटा दिया। खैर ये चीजें आपको अभी काम अगर समझ में ना भी आ रही है तो बाद में आएगी, काम जरूर देगी 12वीं कक्षा तक। डन है? चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे की बात की जाए। अचर फलन। अब अचर फलन के बारे में क्या बातें आती है वो देखो। अचर फलन मतलब जो चर पर निर्भर ना करे। चर मतलब जो x है उस पर निर्भर ना करे। तो अचर फलन का मतलब है fx बराबर c। c मतलब अचर। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बहुत सारे उदाहरण लिखूंगा, आप समझ जाओगे। fx बराबर 5, fx बराबर -3, fx बराबर 2। अब इन तीनों का मतलब पता है कि ये तीन अलग अलग फलन है। तीनों फलन का मतलब, पहले फलन का मतलब है कि अगर आपकी जो मर्जी हो वो x रखो, आप x का मान 3 रखो, x का मान 4 रखो, x का मान 5 रखो, ये हमेशा 5 ही देगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने x का मान 0 पर निकाला, चाहे आप 1 पर निकालो, चाहे आप 2 पर निकालो, चाहे आप 3 पर निकालो, चाहे आप 4 पर निकालो, आपकी जो मर्जी, सब पर इसका मान 5 ही आएगा। ये c जो है ना, ये c एक वास्तविक संख्या है। तो अचर फलन का मतलब है कि जिसे फर्क नहीं पड़ रहा हो कि चर क्या है। चर मतलब x, चर का मतलब अभी के लिए x, मतलब हालांकि x ही है, पर अगर फलन में लिखा है fx तो x जो है वो चर है। मतलब जिसे चर से फर्क नहीं पड़ रहा हो वो अचर। आपने चर का मान 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो हमेशा 5 ही देगा। ये फलन क्या देगा, -3। ये फलन क्या देगा, 2। तो ऐसे फलनों का जो प्रांत होता है, प्रांत का मतलब क्या है, आप कौन कौन सी संख्या रख सकते हो। तो संख्या तो आप कोई भी रख सकते हो। आप ना इस फलन में 10,000 पर भी अगर इसका मान निकालोगे तो 5 आएगा। उसने बोला मैं तो देखो 5 दूंगा, आपकी जो मर्जी करे वो x रखो। परिसर में दिक्कत है। परिसर क्या आएगा, तो परिसर सिर्फ एक संख्या आएगी जिसके बराबर ये लिखा है। जैसे इसका परिसर सिर्फ 5, इसका परिसर -3, इसका परिसर 2। fx बराबर c लिखा है तो c को छोटे कोष्ठक या मंझले कोष्ठक में लगा दो, परिसर बन जाता है। तो इस वाले फलन का परिसर 5, इस वाले फलन का परिसर -3, इस वाले फलन का परिसर 2। तो परिसर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है सर। चलिए, प्रांत हुआ, परिसर हुआ। अब इसका आरेख देखते हैं कैसा है। आरेख, अरे बड़ा सरल है इसका आरेख तो। अगर आपको बोला जाए fx बराबर c, c क्या है, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी। कांस्टेंट c मतलब fx बराबर कांस्टेंट बोलते हैं इस फंक्शन को, फलन को। फलन का अंग्रेजी में मतलब फंक्शन होता है। आप सबसे पहले एक बिंदु निकालो 0,c, मतलब आपको एक बिंदु निकालना है 0,c। 0,c एक बिंदु होगा। 0,c कहां पर स्थित एक बिंदु होगा, तो जब x का मान 0 हो तो वो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। मान लीजिए 0,c यहां पर है, ये रहा। अब इस 0,c से एक रेखा खींच दीजिए x अक्ष के समांतर। यही इसका आरेख है। यह है fx बराबर c। अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये मिला fx बराबर c। छोटे छोटे 2-4 सवाल करा देता हूं आप लोगों को, आपको ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी। लिख लो पहले अगर लिखना हो तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 1 है ना, कि आपको आरेख बनाना है fx बराबर 3 का, फिर आरेख बनाना है fx बराबर 10 का, फिर आरेख बनाना है fx बराबर -4 का, ठीक है, और इनके प्रांत परिसर भी बताने। तो तीनों फलनों का प्रांत r मतलब सारी वास्तविक संख्याएं, परिसर पहले वाले का परिसर 3, दूसरे वाले का 10, तीसरे वाले का -4। अब आरेख बनाते हैं, क्या होगा। fx बराबर 3, तो यहां कहीं एक बिंदु होगा 0,3। fx बराबर 10, तो कहीं ऊपर 3 के ऊपर एक बिंदु होगा 10, तो 0,10। fx बराबर -4, तो ऋणात्मक y अक्ष पर होगा 0,-4। ये बिंदु मिल गए 3, बिल्कुल मिल गए। अब आपने क्या किया, रेखा खींची, एक तो ये यहां से, एक यहां से और एक यहां से, हो गए तीनों के तीनों आरेख बन गए। कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक। चलिए एक छोटा सा सवाल फिर आप कर दो यार। fx बराबर 0, इसका आरेख क्या है। अचर फलन है, fx बराबर 0, कुछ नहीं। तो सर ये तो आपने 1 2 3 4 5 जैसा तो कुछ दिया नहीं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर 0 है तो हमें पहले 0 लिख के बाद में 0,0 बिंदु दिखना है। 0,0 ये वाला बिंदु है, तो इस वाले बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा खींचना, मतलब x अक्ष को फिर से ड्रॉ करना। ये इसका आरेख हो चुका है। तो इस तरह के आपको बहुत से फलन और बहुत से आरेख मिलने वाले हैं। चलिए सर, बहुपद या बहुपदीय फलन, आपने तत्समक फलन को अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, और हमने अभी जो पढ़ा अचर फलन, उसको कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। बहुपद या बहुपदीय फलन, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब ऐसे जो फलन है ना, वो आपने बहुत से देखे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कमेंट करके फटाफट कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है। बहुपद आपने देखा था कक्षा 10 में, जहां आपने द्विघातीय बहुपद या द्विघातीय समीकरण हल किए थे। आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण भी हल किए थे, जिन्हें हम बहुपद बोल सकते हैं। तो बहुपद क्या थे, जिसमें बहुत सारे पद थे। अब उनको फलन के रूप में देखना, ये भी हम देखेंगे। आपने बहुपदी समीकरण भी हल किए। फटाफट कमेंट कीजिए कि आपने बहुपद पढ़ा है या बहुपद भूल चुके हैं। फटाफट बताओ यार। तो बहुपद फलन को पढ़ने और समझने के लिए एक शब्द यहां बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको रिवाइज कर लेते हैं। शब्द है अऋणात्मक। तो सर अऋणात्मक का मतलब तो धनात्मक हुआ, है ना। अऋणात्मक का मतलब क्या है, धनात्मक नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, अऋणात्मक मतलब अऋणात्मक। ऐसा क्यों? देखिए, अऋणात्मक में धनात्मक चीजें तो आती है, लेकिन उसमें शून्य भी आता है। अऋणात्मक का मतलब है धनात्मक, बात सही है, लेकिन धनात्मक के साथ आप जीरो को भी काउंट कर चलिए। मतलब जीरो भी है, जीरो अऋणात्मक है, एक ऐसी संख्या जो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अगर मैं अऋणात्मक लिखता हूं तो जीरो है, अगर मैं अधनात्मक लिखता हूं तो भी जीरो है। तो जब मैं अऋणात्मक शब्द प्रयोग करूंगा तो मैं उसे जीरो और धनात्मक दोनों के लिए बोलूंगा। जब मैं धनात्मक बोलूंगा तो मेरा मतलब 1 2 3 या सारी संख्याएं जो जीरो से बड़ी है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि धनात्मक वास्तविक संख्या है, जैसे यहां पर एक शब्द हो कि धनात्मक वास्तविक संख्या है ना। ये चैप्टर बड़ा आप लोगों का बहुत बेस बनाने वाला है यार, है ना। एक बहुत ही बढ़िया शायरी थी कि चलते हुए कदमों पर भोर होना चाहिए, हर चलते हुए कदमों पर जोर होना चाहिए, हर बढ़ते हुए कदम पर ही भोर होना चाहिए। इस दौर की हवाएं तो कांटे बिछाएगी राह में, बस पांव का तलवा ही कठोर होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ना, आपकी 12वीं क्लास का पांव का तलवा कठोर करने वाला है। तो जो शब्द यहां पर आपको बताए जा रहे हैं काफी उपयोगी है 12वीं कक्षा में। धनात्मक का मतलब है, जैसे मैं कहूं धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो हमारा मतलब है जीरो से लेकर अनंत तक सारी संख्या।
जीरो से लेकर मतलब जीरो भी है, जीरो के बाद में भी है। अगर मैं यहां पर अऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करता हूं, तो इसका मतलब है जीरो भी आएगा और अनंत तक जाएगा। जीरो से अनंत मतलब जीरो भी है और अनंत भी है। यहां पर शून्य नहीं है, शून्य के बाद सारी संख्याएं हैं। क्या 0.01 यहां पर है? हाँ है। शून्य के बाद जितनी भी संख्या है, चाहे वो दशमलव संख्या हो चाहे भिन्न हो, सभी यहां पर शून्य और शून्य के बाद की सारी संख्याएं। तो अऋणात्मक शब्द का प्रयोग हम यही करते हैं। चलिए तो बात करते हैं यार बहुपद फलन के बारे में अब मेन मुद्दे की। तो देखिए किसी फलन में x हो और x की घात अऋणात्मक संख्या या पूर्ण संख्याएं हो, x की जो घात हो वो पूर्ण संख्याएं हो या फिर अऋणात्मक भिन्न हो, उसे हम बहुपदीय फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपदीय फलन कहेंगे। तो x की घात जैसे उदाहरण के लिए से बहुत सारे फलन है। जैसे मान लीजिए अपन एक इसका जनरल जो फलन को निरूपित करने का तरीका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भिन्न वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे अपन छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। बात कर लेते हैं fx बराबर, जैसे मान लीजिए यहां लिखा है x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1, ये एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, अगर मैं दूसरा फलन लिखता हूं fx, एक और है x का वर्ग प्लस 3, सर तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दो भिन्न फलन है। इन दोनों भिन्न फलनों में जो मेन योद्धा है, जिसका मान बदल सकता है, वो x है। आप x का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3.1 रख सकते हैं, 4.2 रख सकते हैं। इसीलिए इस x को चर कहा जाता है। चर मतलब जो चल सकता है, मतलब शब्द वहीं से निकला है। और एक शब्द आता है अचर। अचर मतलब जिसका मान बदल नहीं सकता। जैसे x जो है उसे चर कहा जाए। आप x का अलग अलग मान रख सकते हैं सवाल में। इस फलन को समझने के लिए आप x का मान 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 0.1 रख सकते हैं, ये सब चलेगा। अचर का मतलब जैसे यहां पर 2 लिखा है, 1 लिखा है, इस सवाल में यहां 3 लिखा है, ये सभी अचर हैं। 2 का मान किसी भी सवाल में 2 ही रहेगा। तो अगर मैं बहुपदीय फलन को परिभाषित करने जाऊं तो बहुपदीय फलन जो है वो कुछ इस तरह से मुझे दिखता है। अगर मैं इसे हटा दूं और एक बहुपदीय फलन को वास्तविक तौर में या नॉर्मल भाषा में देखने की कोशिश करूं तो एक ऐसा फलन जिसके अंदर an x की घात n हो, अभी समझाता हूं ये चीजें क्या है। उसके बाद an-1 x की घात n-1 हो, उसके बाद an-2 x की घात n-2 हो। यह आपकी किताब में लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूं, चिंता की बात नहीं है। डॉट 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 डॉट, उसके बाद a2x का वर्ग, उसके बाद a1x और a0। अब इसका मतलब क्या है, 1 बाय 1 देखते हैं। ये जो आपको an दिख रहा है ना, an का मतलब एक अचर, तो अचर का मतलब an, दूसरा अचर an-1, तीसरा अचर an-2, मतलब ये सभी के सभी अचर हैं। आप इनको यहां पर a b c d f g h कुछ भी लिख सकते थे, मैंने a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे सब लिख दिया। उसके बाद ये a2 जो है वो भी अचर है, ये a1 जो है वो अचर है, ऐसे लेकर a0 भी अचर है। सारे जितने भी यहां आपको a वाली चीजें दिख रही है वो अचर है। तो इनका मान क्या हो सकता है? ये अचर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं। वास्तविक संख्या मतलब क्या a1 का मान या an का मान 0 हो सकता है? हो सकता है। क्या an का मान -3 हो सकता है? हो सकता है। क्या इसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है? हो सकती है। तो यहां पर इसका मान कुछ भी हो सकता है। x क्या है? चर। n क्या है? n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है सर? एक पूर्ण संख्या है। अच्छा ठीक है, मतलब अभी के लिए अपन पूर्ण संख्या पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी फलन आपको पढ़ने हैं वो पूर्ण संख्या वाले ही पढ़ने हैं। चलिए, तो इस मतलब अब सर इतना बड़ा फलन याद रखना है क्या? नहीं नहीं, देखो किसी सवाल में ये सब हटके सिर्फ x की घात 2 हो जाएगा। अगर ये अकेला भी है तो ये एक फलन है। आप ऐसा मानो कि एक केचुआ होता है ना, अर्थवर्म जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको जहां से काटो वो नया अर्थवर्म बन जाता है।
ठीक है, शायद, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता है। अमीबा को मान ले, जितना काटोगे उतने नए अमीबा बन जाएंगे। तो वैसे ही है, अगर आपने सिर्फ इतना सा भाग ले लिया तो ये भी एक फलन है, अगर आपने इन दोनों को ले लिया तो ये भी एक फलन है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने लिख दिया 3x का वर्ग प्लस 4x, तो सर a2 का मान तो 3 है, a1 का मान 4 है, ये दोनों अचर थे, x2 है 4x, ये एक नया बहुपदीय फलन है। जहां से काटोगे एक नया बहुपदीय फलन बन जाएगा। यहां पर आपने कक्षा 10वीं में द्विघातीय बहुपद पढ़ने से पहले बहुपद पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसी कहानी थी कि ऐसा ऐसा बहुपद कहलाता है, अब ये पूरा का पूरा फलन कहलाता है। चलिए, तो कुछ मुख्य बहुपदीय फलन हमारे पास है जिनको हमें याद रखना है, जिन्हें हमें पढ़ना है। 1 बाय 1 सारे फलनों को पढ़ते हैं। तो पहला बहुपदीय फलन है रेखिक फलन। मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ फलन ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। रेखिक फलन, ऐसा फलन जिसमें x की अधिकतम घात, जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक फलन कहलाता है। और जैसे यहां पर जितने भी x थे ना, किसी भी फलन की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि एक फलन ऐसा है जिसमें घात लिखा है x की घात 3 प्लस x की घात -1, क्या यह बहुपदीय फलन है? नहीं। यहां पर तो ये घात 3 है, लेकिन -1 घात के चक्कर में ये बहुपदीय फलन नहीं है। जो भी फलन की घात हो वो धनात्मक संख्या रहनी चाहिए, धनात्मक या पूर्ण संख्या रहनी चाहिए। डन है? चलिए, तो अपन ना सबसे पहले इस चीज को निपटाते हैं, बात करते हैं रेखिक फलन के बारे में। तो देखो यार, ऐसा फलन जो कुछ इस तरह से लिखा जाए, ये एक रैखिक फलन होता है, ax + b। तो a और b क्या है? चलो x तो आपने बोल दिया कि x एक चर है, और जैसे ही मैं बोलता हूं कि x एक चर है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। a और b क्या है? a और b कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं। जो मैं a1 a2 लिख रहा था ना, उसकी जगह आप a और b लिख लो। आप सर इसके उदाहरण देके समझा दो हमको, तो थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए अगर मैं लिखता हूं fx बराबर 4x + 1, ठीक है, fx बराबर -3x + 10, तो यहां पर आप दोनों फलनों में a का मान 4, b का मान 1, दूसरे में a का मान -3, b का मान 10 लिख सकते हैं। ये तो क्लियर है ना? और इसके बाद कोई फलन, तो सर एक और फलन ले लेते हैं, fx बराबर -20x + 100, चलेगा। तो a का मान 20, b का मान 100। ये दो अचर होने चाहिए। अच्छा, और कोई फलन है सर gx। अच्छा, ये क्या है फिर? अभी तो आप fx बोल रहे हो, gx बोल रहे हो, ये क्या नई चीज है? तो आप नाम दे रहे हो, ठीक है, किसी नई चीज का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो आप इसे fx कहते हो, इसे gx कह दो, कोई दिक्कत नहीं। f, g, h ये तीन आपको मिलेंगे। मतलब फलन को सवालों में fx लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं, hx लिख सकते हैं। बोल देंगे कि fx इज अ फंक्शन इन x, या यूं कहे कि fx x में एक फलन है। इसका मतलब fx जो है वो उसमें x कुछ कुछ करके लिखा होगा। ये रेखिक फलन है, ठीक है। उसके बाद कहा जाए gx, तो gx बोल दिया मान लो 30x, ठीक है। अब सर यहां b तो है ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता ना जोड़ में, उसका शून्य होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? शून्य होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया शून्य। तो a का मान 30, तो b का मान कितना? 0। हाँ, ये बात जरूर है कि a 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे रैखिक फलन है, ये सारे जो उदाहरण है वो रैखिक फलन है। मैं आपको नया फलन दिखाता हूं, hx। hx मैंने लिखा 0 गुणा x + 10। क्या ये एक रैखिक फलन है? नहीं, ये एक रैखिक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर x के आगे जो संख्या लिखी है वो 0 हो चुकी है। तो रेखिक फलन के उदाहरण आपको ऐसे बहुत से मिल जाएंगे, ठीक है क्या? अच्छा, रेखिक फलन क्या निरूपित करते हैं? जैसे ये है रेखिक फलन, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, अपन ऐसे याद रख लेंगे कि ऐसा फलन जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो, ax + b, है ना? x की अधिकतम घात कितनी? ax + b। a और b कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं, और a कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो हमने कहा a और b दो वास्तविक संख्याएं, रेखिक फलन है।
इसका आरेख बना ले, ठीक है। तो आरेख ना, जब तक आपको ए और बी नहीं पता है आप आरेख नहीं बना सकते। तो एक आध उदाहरण लेके बना लेते हैं, है ना सर, ये चलेगा, ठीक है। तो अपन ने लिए रेखिक फलन के एक और उदाहरण, आरेख के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा होगा सर, मैंने माना कि एक फलन है fx बराबर, फटाफट कमेंट करो क्या इस फलन के बारे में आप बोल सकते हैं कि एक रेखिक फलन है, बोल दिया। ये वास्तव में एक सरल रेखा है। सरल रेखा कैसी है ये आपने पढ़ा है कक्षा 10 में, और इसको मैं 12 कर देता हूं यार, थोड़ा बनाने में अच्छा रहेगा। fx को लिख दो y, क्या लिख दो, जब आरेख बनाएंगे ना तो इसे लिख देंगे y, ऐसा कुछ। तो y अक्ष पर तो fx के मान मिलेंगे और x अक्ष पर आप x का मान रख सकते हो। तो जैसे उदाहरण के लिए आपने सरल रेखा का आरेख बनाया ना कक्षा 10 में, x बराबर 0 रखिए। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना, y का मान 12 आएगा। तो मैं मान लेता हूं जब x का मान 0 है तो y का मान 12, यहां कहीं y अक्ष पर एक बिंदु होगा। जब x का मान 0 है तो बिंदु कहां होगा, y अक्ष पर, ऐसे याद रहेगा। जब y का मान 0 है तो बिंदु कहां होगा, x अक्ष पर, यहां कहीं। दूसरा, जब x का मान 0 रख के देख लेते हैं। अच्छा, जब हमने x का मान 0 रखा, अरे आपने सरल रेखा का तो आरेख बनाया है ना, सरल रेखा का आरेख बनाने के लिए क्या करना होता है, दो बिंदु पता करने होते हैं। आप x को 0 रख दो, दूसरे में y को 0 रख दो। जब आपने y को 0 रखा तो आपको मिला 3x + 12, तो x बराबर -4, -4 यहां कहीं होगा, तो यह आएगा -4,0। सर आपको कैसे पता चला कि यहां कहीं होगा, इधर भी तो हो सकता है उधर भी तो हो सकता है। तो ये एक रफ स्केच है ना, मैं नॉर्मली अपने मतलब उदाहरण से, अनुभव से बना रहा हूं कि यहां ऐसा होगा वहां ऐसा होगा, ये इतना 4 होगा तो इतना 12 होगा, ऐसे वैसे आप बराबर इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे, नाप के। तो ये इसका आरेख हुआ। तो एक बात याद रख लो, याद क्या रखना है कि रैखिक फलन का आरेख एक सरल रेखा होती है। इतनी सी बात है, डन है। रेखिक फलन का आरेख सदैव एक सरल रेखा होती है। और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रेखिक फलन ही किया है, इसके बाद हम द्विघातीय फलन भी करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं द्विघातीय फलन पर, और इसका जो आरेख है वो ज़्यादा आपको परेशान करेगा। वैसे जितना हमें अभी पढ़ना है कक्षा 11 में उतना ही पढ़ेंगे अपन। चलिए, दूसरा बहुपदीय फलन जिसका नाम है द्विघातीय फलन। मतलब बहुपदीय फलन भी बहुत तरह के होते हैं ना। अच्छा, रेखिक फलन का प्रांत और परिसर समस्त वास्तविक संख्याएं होती है। ये टिप्पणी नोट कर सकते हैं आप लोग। रेखिक फलन का प्रांत एवं परिसर सदैव वास्तविक संख्याएं होती है। रेखिक फलन का प्रांत एवं परिसर सदैव वास्तविक संख्याएं होती है। चलिए उसके बाद द्विघातीय फलन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा फलन जिसे आप कह सकते हैं x का वर्ग, यहां कुछ संख्या गुणा हो आगे फर्क नहीं पड़ता, x के वर्ग के आगे 10 गुणा कर सकते हैं, 20 गुणा कर सकते हैं, ये हमारे लिए द्विघातीय फलन है। इसके प्रांत में अगर मैं बात करता हूं तो प्रांत में आप कोई भी वास्तविक संख्या रख दें उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे आपने धनात्मक संख्या रखी, इसको कोई तकलीफ नहीं है, ऋणात्मक रखी, इसको कोई तकलीफ नहीं है। प्रांत चेक करते समय हम दो चीजों पर मुख्यतः ध्यान देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि जो वर्गमूल के अंदर संख्याएं हैं वो अऋणात्मक होनी चाहिए, लेकिन वर्गमूल तो यहां है ही नहीं, वर्ग है। दूसरा, हर में कोई भी संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, और यहां हर भी नहीं है। मतलब अभी मैं कह सकता हूं कि यहां प्रांत में कोई भी वास्तविक संख्या डालूं चलेगा। दूसरा बात करते हैं परिसर। तो परिसर क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, आप चाहे धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखिए या ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं रखिए, x का वर्ग मतलब धनात्मक संख्याओं का वर्ग धनात्मक, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग फिर से धनात्मक,
सोचो, आपने x की जगह 5 रखा, जवाब क्या मिला? 25। x की जगह -5 रखा, जवाब क्या मिला? -5 का वर्ग जो कि 25 होता है। मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्ग करूं या ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्ग करूं, मुझे सदैव एक धनात्मक संख्या मिलती है। अच्छा, अगर मैं शून्य का वर्ग करता हूं तो मुझे शून्य मिलेगा। मतलब मैं यहां कोई भी वास्तविक संख्या रखूं, वर्ग करने पर या तो वो शून्य मिल सकती है या धनात्मक संख्या मिल सकती है। और जहां पर या तो शून्य या धनात्मक संख्या मिले उसे हम अऋणात्मक कहते हैं, या फिर कह दूं कि शून्य से अनंत तक आपको कुछ भी मिल सकता है। ये अंतराल का निरूपण है, इसका मतलब है शून्य तो मिलेगा, अनंत परिभाषित नहीं होता, इसलिए अपन इस पर खुला अंतराल लगा देते हैं। ये अनंत का चिन्ह है। शून्य मिल सकता है कब? जब मैं यहां पर x का मान शून्य रखूं। तो ऋणात्मक संख्याएं क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ऋणात्मक का वर्ग करने पर वो धनात्मक संख्याएं बन जाएगी। क्या इतना क्लियर है? चलिए इसका आरेख भी बना लेते हैं। अच्छा, आपकी किताब में ये सब चीजें नहीं दी है तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपकी किताब में नहीं दिया लेकिन सवालों में दिया हुआ है। अभी सवाल करेंगे अपन तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर बात तो सही थी आपकी, है ना सर। तो इसका जो आरेख है वो ऐसा होता है, डिंग 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 डिंग, ऐसा कुछ। यह है x के वर्ग का आरेख। किसका? x के वर्ग का। यहां पर आप कोई भी x रखेंगे, यहां पर आपको y मिलेगा, y मतलब fx का मान। ये fx बराबर x का वर्ग है ना सर। 0 पर ये 0 आएगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा, उसके बाद इसे नीचे आ जाएगा। डन है? चलिए, ये x के वर्ग का आरेख है, याद रहेगा? याद रहेगा ना? इसे परवलय का, ये मतलब ये जो वर्ग है ना, ये जो आपको वक्र दिख रहा है, ये किस तरह का है? तो इसका एक अजीब सा नाम दिया जाता है, उसका नाम है परवलय। क्या नाम है? परवलय। जैसे हमने कहा था कि रेखिक फलन का जो आरेख बनता है उसे सरल रेखा कहते हैं, तो इसके आरेख को क्या कहते हैं? परवलय, पैराबोला। मतलब ये जो शब्द आया है इसके पीछे की कहानी बड़ी सिंपल है। जब आप हवा में एक पत्थर फेंकते हैं, आपने ऐसे हवा में पत्थर फेंका, पत्थर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो वो जो पत्थर का जो रास्ता है, जो पत्थर ने ट्रैवल किया, वही परवलय कहलाता है ना। वहीं से शब्द आया है पैराबोला। पैराबोला का मतलब हिंदी में परवलय होता है। चलिए, तो ये हुआ द्विघातीय बहुपद या द्विघातीय फलन। आगे बात करते हैं त्रिघातीय में, तो कुछ कुछ चीजें बदल जाएगी। बस देखना मैं क्या क्या बदलने वाला हूं। यहां पर नाम आ जाएगा त्रि, है ना, ठीक है। उसके बाद यहां घात हो जाएगी 3। इन दोनों के बारे में और बातें कर लेते हैं। फलन बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ठीक, ओके। चलिए, तो जब मैं त्रिघातीय फलन की बात करता हूं तो x की घात हो जाती है 3। यहां पर भी आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। प्रांत का मतलब वो होता है वो x के मान जो मैं फलन में रख सकता हूं। चूंकि फलन x में परिभाषित है, इसलिए x के वो सभी मान जो मैं रख सकता हूं, फलन खुशी खुशी ले लेगा। अब परिसर के बारे में बात करते हैं। सोचो, जब आपने धनात्मक संख्याएं रखी, उनकी घात 3 किया तो धनात्मक संख्या आती है। जैसे 0 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो 2 की घात 3, 8 मिला। यहां पर 2 रखा तो fx का मान कितना मिला? 8 मिला। जब आपने 3 रखा तो fx का मान 27 मिला। जब आपने -3 रखा तो -3 की घात 3 एक ऋणात्मक संख्या होगी। चाहो तो चेक कर लो, -3 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा -3 गुणा -3 गुणा -3। अब ये दोनों तो मिलके हो गए +9, 9 या 27, 1 बच गया, तो ये आ जाएगा माइनस साइन। इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं की घात 3 ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्याओं की घात 3 धनात्मक संख्या। तो अगर मैं इसका वक्र बनाने जाऊं तो इसका जो वक्र है वो कुछ इस तरह से बनता है, और इसके वक्र को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाता। इसके वक्र को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाता, ऐसा ही है मतलब कुल मिला के। तो क्या ये बात भी क्लियर है? अभी तो क्लियर है मेरे हिसाब से, है ना जी। ये है fx बराबर x की घात 3। ये छोटे छोटे कुछ आरेख याद रहेंगे क्या? फिर से तीनों बता दूं। रेखिक फलन ax प्लस b, सरल रेखा, चाहे ऐसी जाए, ऐसी जाए, ऐसी जाए, ऐसी जाए, फर्क नहीं पड़ता। x का वर्ग ऐसा,
ऐसा ना, ऐसा x की घात 3 ऐसे ऐसे काट देना, मतलब चाकू से काट देना, काट देंगे जो चाकू से, ऐसे अपन बोलते हैं ना कि तुझे चाकू से काट देंगे, मतलब ऐसे फिल्मों में बोलते हैं, तो ऐसे ही कुछ, मतलब चाकू से तो ऐसे काटते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन फिल्मों में देखा है ऐसे कुछ। चलिए, तो ये है त्रिघातीय फलन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले फलन की तरफ बढ़ेंगे। अगला फलन क्या कहता है, तो बहुपदीय फलन तो हो गया। परिमेय फलन, अब परिमेय फलन क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, आपने बहुपदीय फलन पढ़ा, बहुत सारे फलन है जो बहुपदीय फलन है। आप किसी भी एक फलन को पकड़िए जिसमें x की घात हो और x की घात के अलावा कुछ ना हो, वो बहुपदीय फलन है। परिमेय फलन क्या होता है, जब दो बहुपदीय फलन को, एक फलन को दूसरे फलन से भाग दे दिया जाए तो ये एक परिमेय फलन कहलाता है। बस कंडीशन ये है कि आप हर वाला जो फलन है उसे कभी शून्य मत कर देना। मैं बताता हूं वन बाय वन। देखिए, जब मैं बहुपदीय फलन के बारे में बात करता हूं तो बहुपदीय फलन का जो प्रांत है वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब बहुपदीय फलन में आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। परिमेय फलन के बारे में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए परिमेय फलन को आप परिभाषित करना चाहते हो fx, तो कुछ नहीं करना, एक बहुपदीय फलन पकड़ा, उसको दूसरे बहुपदीय फलन से भाग दे दिया, यह है परिमेय फलन। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया जहां px और qx बहुपद फलन हो। क्या हो सर, बहुपद फलन, जो अपन ने अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, ये तो बहुपद फलन है, ठीक है। एवं एक चीज यहां नोट कर लेने वाली है। क्या नोट करने वाली है, कि जो हर वाली संख्या है, जो हर वाला फलन है, वो शून्य नहीं होना चाहिए। हमने प्रांत पढ़ते समय ये बात पर डिस्कशन किया है कि हर वाली संख्या कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। फटाफट मुझे दो फलनों का उदाहरण दीजिए जो कि बहुपदीय फलन हो सकते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई दो फलन है क्या जो बहुपदीय फलन है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो एक फलन है px, हाँ जी, दूसरा फलन है x की घात या x माइनस 1। ये अपन ने दूसरा बहुपद फलन लिया जिसको आपने qx कहा, और आपके पास एक फलन है fx। इससे इन दोनों से बहुपद फलन कैसे बनेगा, तो बड़ा आसान है सर। बड़ा आसान क्यों है, आपने एक बहुपद फलन को दूसरे बहुपद फलन से भाग दे दिया तो आपके सामने ये जो फलन है वो परिमेय फलन बन गया। यहां पर एक बात नोट करने की है, नोट ये करने की है कि जब मैं इस फलन को परिभाषित करता हूं, मैं कहता हूं कि हर वाला कोई भी संख्या या हर वाला फलन कभी शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x माइनस 1 कभी शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब और अच्छे शब्दों में क्या हो सकता है कि x कभी 1 नहीं होना चाहिए, यही होगा ना। x कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए पर 1 नहीं होना चाहिए। अब गणित की भाषा में कुछ भी का मतलब क्या है, कुछ भी का मतलब सारी वास्तविक संख्याएं। तो मैं कह सकता हूं कि x जो है वो कुछ भी हो जाए, बस 1 नहीं हो, और 1 को हटाने का तरीका समुच्चय बनाकर ऐसा है। 1 मतलब r, सारी वास्तविक संख्याएं, उसमें से एक को हटा दिया तो ये हमारे सामने इसका प्रांत हुआ। क्या ये बात क्लियर है? ये लीजिए सर, ये निकला प्रांत। प्रांत निकालने का तरीका ऐसे ही है। प्रांत निकालने में बड़ी समस्या होने वाली गुरु। प्रांत निकालने का तरीका वैसे ही जैसे अपन ने देखा। क्या देखा कि जो जो कॉन्सेप्ट हमें पता है उसी पे बारे में बात करनी है। चलिए मैं दूसरा फलन इन दोनों की मदद से बनाता हूं, वहां पर आपको प्रांत कमेंट करना है क्या होगा, ठीक है। तो सर दूसरा फलन क्या बन सकता है, तो दूसरा फलन यह है कि ऐसा नहीं है कि आप p को q से भाग दो, आप q को p से भाग दे सकते हो, एक नया फलन बन जाएगा। यह भी बहुपद फलन है या यह भी परिमेय फलन है। ऊपर एक बहुपद फलन, नीचे एक बहुपद फलन, परिमेय फलन। अगर परिमेय फलन है तो इसका प्रांत क्या होगा, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ नहीं सर, प्रांत के लिए क्या होना चाहिए, x की घात 3 कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अब परिसर निकालने में बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है तो उसको छोड़ दो, ये कभी शून्य नहीं होना चाहिए।
तो क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी मतलब सारी वास्तविक संख्याएं, सिर्फ शून्य को हटा दो। याद रहेगा? चलिए फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए और बताइए। तो इस तरह से हम परिमेय फलनों का प्रांत और परिमेय फलनों को निकालते हैं। अच्छा, मैं आपको यहां छोटी छोटी कुछ और बातें बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा देखने के बाद, है ना। चलो बताता ही हूं आपको, शायद आपको मजा आए। मजा तो आएगा वैसे। देखो, मान लो यार दो फलन है, ठीक है। पहला फलन है fx बराबर x, है ना, ऐसा। दूसरा फलन है fx बराबर x स्क्वायर बटा x। देख, ये बड़े मजे की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि सर दोनों फलन एक ही तो है ना, दोनों फलन एक ही है ना हमारे हिसाब से। ये सर x का वर्ग से x कट जाएगा, यहां x बच जाएगा, हम भी खुश, हम बोलेंगे ये दोनों फलन एक है। चलो मैं थोड़ा सा ना इस fx का नाम चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा इसका नाम रख देते हैं अपन gx, ताकि अपन बोल पाए कि क्या fx और gx बराबर है। फटाफट कमेंट करो, क्या fx और gx बराबर है? मुझे कमेंट चाहिए, क्या fx और gx बराबर है? अगर हां तो हां, ना तो ना। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं तो आप तो ना ही बोलोगे कि सर नहीं है, क्योंकि अगर बराबर है तो दिख ही रहा है ना बराबर, लेकिन चूंकि आप बोल रहे हो तो हम कंफ्यूज हैं, और अगर हम कंफ्यूज हैं तो हम वही बात करेंगे जो गलत होती है। अमूमन यही होता है बेसिकली। तो fx बराबर x, दोनों फलन दिखने में बराबर है लेकिन वास्तव में नहीं है। वास्तव में क्यों नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं। क्यों, मतलब ऐसे सवालों में उलझाया बहुत अच्छे से जा सकता है। आप यहां निकालने की कोशिश कीजिए प्रांत। प्रांत क्या कहता है कि यहां आप किस x को रख सकते हैं, तो यहां आपकी जो मर्जी करे वो x को रख दो, है ना। यहां आपकी जो मर्जी करे वो x को रख दो। तो हम सारे वास्तविक संख्याओं को रख सकते हैं, दुनिया की सारी वास्तविक संख्या यहां रखी जा सकती है, इसका कुछ ना कुछ मान आ जाएगा। इसका प्रांत निकालो। तो सर जो gx है ना, fx तो एक रेखिक फलन है, हाँ बिल्कुल। gx एक बहुपद या gx परिमेय फलन है। क्यों परिमेय? एक फलन बटा दूसरा फलन, यही है ना। तो इस कंडीशन में जो नीचे वाला x है, जो हर वाला x है, वो शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? वो कुछ भी हो जाना चाहिए पर शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखो, उसके बाद आपने इन दोनों को काट कर gx को लिख दिया x, है ना, x के वर्ग से x कटा, लेकिन दोनों का प्रांत जो है वो अलग अलग है। ये फलन बोल रहा है कि मैं दुनिया की सारी वास्तविक संख्याओं को अपने प्रांत में रख सकता हूं, या इस फलन का दुनिया की सारी वास्तविक संख्याएं प्रांत है। यहां आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1.1 रख सकते हैं, 2.1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। इस वाले फलन में दुनिया की सारी वास्तविक संख्याएं प्रांत है, लेकिन 0 को छोड़ के। मतलब क्या ये दोनों फलन का प्रांत बराबर है? नहीं है। अगर दोनों फलन का प्रांत बराबर नहीं है तो दोनों फलन बराबर नहीं है। x बराबर 0 पर ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। डन है। तो ऐसे अपन बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो देखने वाले हैं, लेकिन आज की जो कहानी है उसका फुल स्टॉप यही लगाते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी लोगों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिंदी माध्यम वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपने मोबाइल के सामने जो अपने मस्त मस्त 2 नैन हैं उनके सामने मैग्नेट ब्रेन खोलकर बैठना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, परेशानी होती है, कमेंट करना होता है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे पता नहीं चलेगा। तो जो समस्याएं रहे उनको कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके अलावा इस वीडियो को आपको लाइक करना है ना, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है चैनल को। तो फटाफट फटाफट इतना काम कर दो। अपन मिलते हैं अगली लेक्चर में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।